मेजॉरिटी ऑफ केसेस इन टीबी जो फीवर होता है वो लो ग्रेड फीवर होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। वो अगर छींकता है, वो खांसता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कीटाणु उसके अंदर गए हैं तो उसको 100% ट्यूबरक्लोसिस हो। रेस्पिरेटरी इलनेसेस तो और भी हैं, तो टीबी उनसे अलग कैसे है? इंडिया में 25% ऑफ ग्लोबल बर्डन ट्यूबरक्लोसिस का। लोग जांच नहीं कराते हैं, लोग अपने सिम्टम्स को शेयर नहीं करते हैं, लोग डॉक्टर्स के पास नहीं। आम दवाएं काम नहीं करती। ये मेडिसिन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री सप्लाई, जब टीबी के कीटाणु ब्रेन में पहुंच जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ वायर मीडिया। मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। आज के इस इंटरव्यू में हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस जैसी एक गंभीर बीमारी के बारे में। इस बीमारी के बारे में बात करना तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब इसके बारे में अवेयरनेस काफ़ी कम हो। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ये हमने काफ़ी ऐड में देखा है, लेकिन सिर्फ इतनी ही अवेयरनेस ज़रूरी नहीं है। और इसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे से, सीनियर डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल, पटपड़गंज। सर, सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है, कैसे फैलता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। जो एक आदमी जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुई है, अगर वो तेज़ी से खांसता है या छींकता है या तेज़ी से बोलता है, तो उसके स्प्यूटम में जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, अगर वो कोई सामने वाला आदमी उसको इनहेल कर लेता है और वो इनहेल करके उसके लंग्स में चले जाते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस उससे स्प्रेड होता है। सर, अगर बात करें इसके कॉमन सिम्टम्स की, तो टीबी के सिम्टम्स क्या रहते हैं, क्या देखने मिलते हैं? टीबी के मेन सिम्टम्स हैं बुखार, जो मेनली इवनिंग राइज फीवर होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस इन टीबी जो फीवर होता है वो लो ग्रेड फीवर होता है और शाम के टाइम आता है। पसीने के साथ फीवर आता है, भूख कम होने लगती है, वेट कम होने लगता है, खांसी होने लगती है, बलगम में ब्लड आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये मुख्य लक्षण हैं ट्यूबरकुलोसिस के। सर, ट्यूबरकुलोसिस के कुछ टाइप्स भी होते हैं या सिर्फ ये लंग रिलेटेड ही है? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस 2 तरह की होती है। एक पल्मोनरी मीन्स लंग्स। जब लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस होती है तो उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और दूसरा टर्म है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी, लंग्स के अलावा जो सारे जो किसी भी बॉडी के जो ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी में डिवीजन इसलिए किया गया है कि लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी कॉमन है। तो सर, ऐसा हो सकता है कि लंग ट्यूबरकुलोसिस जो है, इसके अलावा स्किन, यूट्रस और बोन, इसको लेकर भी ट्यूबरकुलोसिस देखा जाता है? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, एक्सेप्ट नेल्स और हेयर्स। ये टू बी रिपोर्टेड नहीं है, अदरवाइज ट्यूबरकुलोसिस हर बॉडी के पार्ट की रिपोर्टेड है और केसेस बहुत कॉमनली देखने को मिलते भी हैं। टीबी को डायग्नोज कैसे करें, मतलब कौन से टेस्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं हम इस कंफर्म करने के लिए कि हमें ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या किसी और को? देखिए, अगर हम जैसे सबसे ज़्यादा कॉमन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, तो अगर हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज करने की बात करें तो हमें प्राइमरली सबसे पहले एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक्सरे से हमें पता लगता है कि लंग्स में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग टेस्ट हैं, जैसे स्पूटम एग्जामिनेशन, ठीक है, बलगम का टेस्ट। अगर बलगम में आपको कीटाणु दिखाई देते हैं तो आपकी ट्यूबरकुलोसिस कंफर्म होती है। और सपोर्टिव टेस्ट हैं, जो ब्लड टेस्ट हैं, ESR है, कुछ मांटूस टेस्ट हैं, दे आर सपोर्टिव टेस्ट ओनली। लेकिन मेनली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज करने के लिए स्प्यूटम एंड एक्सरे चेस्ट। टीबी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई आता है तो उसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। अगर कोई भी, जैसे मैंने बताया था कि टीबी एक से दूसरे आदमी को फैलती है ना, वो अगर छींकता है, वो खांसता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कीटाणु उसके अंदर गए हैं तो उसको 100% ट्यूबरकुलोसिस होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, अब ये डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी के ऊपर। जिसने वो बैक्टीरियाज को इनहेल किया है, अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कीटाणु वहीं पे रुक जाते हैं लंग्स में जाके वो एक घेरे के अंदर लोकलाइज्ड एरिया में ही पड़े रहते हैं और उसका इम्यून सिस्टम उसको स्प्रेड नहीं होने देता। ओके। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्प्रेड है तो जिस समय उसने जो इनहेल किए हैं वहीं से स्प्रेड हो सकता है या काफ़ी साल बाद वहाँ से रिएक्टिवेशन हो सकता है। ओके, मतलब तुरंत नहीं दिख सकते सिम्टम्स, ऐसा हो सकता है? तुरंत नहीं दिख सकते हैं, मेजॉरिटी केसेस में तुरंत सिम्टम नहीं देखते हैं। ओके। रिएक्टिवेशन ट्यूबरक्लोसिस इज मोर कॉमन देन प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरक्लोसिस। ओके, फर्क क्या है दोनों में? प्राइमरी प्रोग्रेसिव है, जैसे इन्फेक्शन हुआ वैसे स्प्रेड भी शुरू हो गया। अच्छा। और रिएक्टिवेशन है जब आपके इन्फेक्शन इनहेल किए थे बैक्टीरियाज, लेकिन वो डोरमेंट स्टेज में पड़े रहे काफ़ी साल तक, कभी बाद में जाके जब कभी इम्यूनिटी कम हुई वो वहाँ से रिएक्टिवेशन हो गया, वहाँ से मल्टीप्लाई शुरू कर दिया उन्होंने और वो स्प्रेड होने शुरू हो गए। ओके। टीबी एक, मतलब जैसा आपने बताया कि मेजॉरिटी केसेस लंग पल्मोनरी रिलेटेड हैं, रिस्पिरेटरी इलनेसेस तो और भी हैं, तो टीबी उनसे अलग कैसे है? देखिए, ये कहा जाता है, ये हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में भी आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मेजॉरिटी हमारी जो इलनेसेस हैं, जो वायरल इलनेसेस हैं, ये विद इन 2 वीक्स ठीक हो जाती हैं। ठीक है, अगर कोई खांसी लंबी चल रही है 2 हफ्ते से ज़्यादा, इसके साथ उसको लगातार फीवर चल रहा है, पेशेंट का एपेटाइट काफ़ी कम हो चुका है, पेशेंट का वेट लॉस हो चुका है, पेशेंट को बलगम में ब्लड आने लग गया है, ये सब लक्षण हैं जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस का सस्पिशन काफ़ी हाई है। सर, इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अभी रिसेंट के कुछ ईयर्स में ये पहले से अब में क्या इसमें बदलाव आया है? कितने हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इस बीमारी को कंप्लीट एराडिकेट करने के लिए? देखिए, इंडिया में 25% ऑफ ग्लोबल बर्डन ट्यूबरक्लोसिस का है। वर्ल्ड का 25% बर्डन इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस का है और इंडिया की 31% पॉपुलेशन ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन को कैरी कर रही है। जैसा मैंने बताया कि रिएक्टिवेशन होता है, तो रिएक्टिवेशन से पहले कीटाणु अंदर हैं उसके शरीर में, तो करीब 31% हमारी पॉपुलेशन इन्फेक्शन को कैरी करे बैठी है, यानी कि वो रिस्क पे है, कभी भी उनको ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। और लेकिन अभी रिसेंट ट्रेंड में पिछले 10 सालों में देखा गया है कि ट्यूबरक्लोसिस की इंसिडेंस इंडिया में कम होनी शुरू हो गई है। हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। आप एक मेडिकल फेस हैं, मेडिकल कम्युनिटी में इतना बड़ा नाम है, आप किस तरह से देखते हैं कि ग्लोबल स्केल पर टीबी को इंडिया किस तरह से टैकल कर रहा है और किस तरह के चैलेंजेस इंडिया को देखने मिल रहे हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि डिटेक्शन, केस डिटेक्शन। लोग जांच नहीं कराते हैं, लोग अपने सिम्टम्स को शेयर नहीं करते हैं, लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। सबसे ज़रूरी है कि पब्लिक को अवेयर करना। जैसे बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी चल रही है ना, उसको फीवर है, पेशेंट्स को प्रोएक्टिवली डॉक्टर के पास जाना है और उसकी सलाह को मान के आगे जांच करानी है। तो अर्ली डिटेक्शन है, क्योंकि जब तक ये पेशेंट डायग्नोज नहीं होगा तो ये दूसरों को इन्फेक्ट करता रहेगा, क्योंकि वो एक्टिव केस है ट्यूबरक्लोसिस का। उसे नहीं पता कि मुझे टीबी है, न घर वालों को पता, न उसके फ्रेंड्स को पता। तो जब तक ये इलाज नहीं लेने शुरू करता है तब तक ये कम्युनिटी में स्प्रेड करता रहेगा। तो हमें पब्लिक को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी इसके लिए एक्टिव है। इसका इलाज फ्री डॉट सेंटर पे अवेलेबल है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है उसका, और एक और ट्यूबरक्लोसिस है जिसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है जहाँ पे आम दवाएं काम नहीं करती हैं। ये मेडिसिन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री सप्लाई करती है थ्रू डॉट सेंटर। सर, काफ़ी सारे ना मिसकंसेप्शंस होते हैं हर बीमारी के साथ
तो ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ा कोई मिसकंसेप्शन जो आपने नॉर्मली काफ़ी सुना हो, वो क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो ये है कि लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि टीबी स्प्रेड कैसे होती है। उनके दिमाग में बैठा रहता है कि अगर हम उसके साथ खाना शेयर करते हैं, एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, तो उसे ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी। ये गलत है। जैसा मैंने बताया, ट्यूबरकुलोसिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होती है, ना कि किसी खाने से शेयर करके, ना हाथ मिलाने से। तो ये गलत है कि उसमें यह कर दिया जाता है कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस पता लगती है उसको अलग कर दिया जाता है पेशेंट को, उसके खाने के बर्तन, उसका खाना सब अलग कर दिया जाता है, जो गलत है। जो ध्यान क्या रखना है कि इनिशियली फॉर फ्यू वीक्स जब पेशेंट इन्फेक्शियस है दवा लेने के बावजूद भी, तब डायरेक्ट कांटेक्ट से बचना है। पेशेंट को मास्क लगाना है, जो उसके क्लोज कांटेक्ट है उनको मास्क पहनना है, और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। ऑन एन एवरेज कितने वक्त में कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट ठीक हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, जो ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस होती है, इसका ट्रीटमेंट 6 मंथ होता है। लेकिन जो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होती है उसका ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, ड्यूरेशन। दैट डिपेंड्स कि आप क्या मेडिसिन दे रहे हैं। तो इलाज तो 6 महीने चलता है, लेकिन पेशेंट इन्फेक्शियस उससे पहले नॉन इन्फेक्शियस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो स्प्रेड, उसका जो स्प्रेड करने के जो उसका वो है वो कम हो जाता है। तो ये इफेक्ट जो है 2 से 3 हफ्ते में आ जाता है। अगर पेशेंट लगातार दवा ले रहा है, उसकी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग सेंसिटिव है, तो 2 से हफ्ते के बीच में वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगा। और जड़ से खत्म करने के लिए 6 महीना। देखिए, वो नॉन इन्फेक्शियस तो हो जाएगा 2 से 3 हफ्ते में, लेकिन उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो अभी भी परसिस्ट करते हैं। पूरी तरह से बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए होता। वैक्सीन की अगर बात करें, जैसे इंडिया पोलियो फ्री एक देश बना, ऐसे ही इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस को लेकर भी ये हर कोई इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहा है कि हम ट्यूबरकुलोसिस फ्री इंडिया भी बनाएंगे। तो वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन पर क्या प्रोग्रेस, और वैक्सीन इसकी होनी चाहिए या फिर अभी वो है, उसका क्या अपडेट क्या है? काफ़ी सालों से BCG वैक्सीन अवेलेबल है, और ये जो BCG वैक्सीन है ये बच्चों में लगाई जाती है, इन्फेंट्स में। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ये है कि ये जो सीरियस डिजीज़ है टीबी की, सीरियस डिजीज़ टीबी की होती है, उसको कहते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है जब टीबी के कीटाणु ब्लड में स्प्रेड हो जाते हैं पूरी बॉडी में, तो इसको कहते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, जो एक सीरियस फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है। दूसरी सीरियस फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, जब टीबी के कीटाणु ब्रेन में पहुंच जाते हैं। तो BCG का जो रोल है वो सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए है। सर, आपने कहा कि ये तो बच्चों को लगती है, बच्चों को लगाई जाती है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि किसी को बचपन में तो टीबी नहीं था पर वो वैक्सीन लग गई, बड़े होने के बाद अडल्ट फेज में या फिर एक मिड 30 में आकर उनको ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस होते हैं? जैसे मैंने बताया, BCG वैक्सीन लगने के बावजूद भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। तो इज देयर एनी न्यू वैक्सीन अभी नहीं है, बट काफ़ी कुछ ट्रायल्स वैक्सीन के चल रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर वैक्सीन विल बी अवेलेबल, बेटर वैक्सीन विल बी अवेलेबल एंड फॉर एडल्ट्स ऑल्सो। आपने अभी ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस की बात की, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि एक इंसान है जिसे लंग ट्यूबरकुलोसिस था, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस था, बट उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग आए उसको लंग नहीं, उसको कोई और टीबी हो जाए, या फिर लंग टीबी है तो उसको लंग टीबी ही होगा? देखिए, स्प्रेड तो लंग से ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या नहीं, दिमाग वाली टीबी स्प्रेड नहीं होती है। ओके। तो शरीर में बैक्टीरिया को एंटर करने का रास्ता तो लंग ही है। लेकिन जब बैक्टीरियाज अंदर जाते हैं तो बैक्टीरिया बॉडी में जगह जगह स्प्रेड होते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको वहीं पे एक उसके तरफ एक दीवार टाइप बना के उसको वहीं पे लोकलाइज कर देता है। और बैक्टीरिया वहाँ पे हो सकता है पेशेंट की लाइफ लॉन्ग पड़े रहें, उसको कभी टीबी ना हो लेकिन बैक्टीरिया बॉडी के अंदर हैं। लेकिन जब कभी भी उसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जिस किसी भी पार्ट में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो बोन है, चाहे वो इंटेस्टिन है, चाहे वो
किडनी है, किसी भी पार्ट में अगर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे तो उसको उस पार्ट की ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी। ओके, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लंग टीबी है तो किसी और को उसके कांटेक्ट में आने में लंग टीबी ही हो। यस। ओके, कंप्लीट टीबी को हटाने के लिए अगर हम आप एज अ डॉक्टर क्या सलाह देते हैं लोगों को? मेरी सलाह है अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट। आपने कहा था अभी कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो एज अ डॉक्टर आप किस तरह से पब्लिक को एजुकेट करना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक को एक तो हेल्दी लाइफ स्टाइल्स फॉलो करनी है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है, ठीक है। किसी भी तरीके का एडिक्शन, चाहे वो अल्कोहल है, स्मोकिंग है या कुछ और एडिक्शन है, आपको नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो इसको बंद करना चाहिए। अपनी डाइट अच्छी रखें, अच्छी से मतलब उसमें प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, इन सब का इंटेक होना चाहिए। अननेसेसरी फास्टिंग अवॉइड करिए और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। आपको योगा भी करनी है, आपको एक्सरसाइज भी करना है, ठीक है। अपने आप को एक्टिव रखिए और अपना इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा हमने बताया था, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। इस बीमारी की सीवियरिटी क्या है, मतलब सर्वाइविंग रेट, और कितनी इंटेंस हो सकती है ये बीमारी? देखिए, अभी हम बोल रहे थे कि सीवियर ट्यूबरक्लोसिस, सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जो हमने कहा था मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ये सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है जहाँ पे मोर्टिलिटी मींस डेथ रेट्स आर वेरी हाई, और जो ट्यूबरक्लोसिस हैं उसमें डेथ रेट्स कंपैरेटिवली लो हैं। लेकिन कोई भी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट्स अगर ठीक से इलाज नहीं ले रहा है, अगर उसने इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लिया है, तो वो सीवियर फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है तो हो सकता है कि उसके बेबी में भी वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस ही हो, उसको चांसेस हो सकता है, पर कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ बात करने के लिए और ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ी इतनी ज़रूरी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऐसे ही वीडियोस के लिए हेल्थ वार मीडिया को फॉलो कीजिए।